हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने दाग धब्बों का टॉपिक शुरू कर रखा है, तो उसी दाग धब्बे में छुड़ाने के लिए हमें शोधक पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। ये शोधक पदार्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो शोधक पदार्थों का मतलब ही क्या है कि जैसे वे पदार्थ जो वस्त्र पर जमे, वस्त्र पे क्या क्या जमता है, मैल, रोज यूज करने से मैल है, गंदगी है, धूल कण है, दाग धब्बे या चिकनाई आदि हमारे वस्त्रों के ऊपर लग जाते हैं। तो इन वस्त्रों के ऊपर लगने से वस्त्र का जो लुक होता है वो गंदा हो जाता है। तो इस गंदगी को अचानक धूल मिट्टी दाग धब्बे ये सब उतारने के लिए वस्त्रों को स्वच्छ उजला चमकदार ताज़ा नवीन और जीवंत यानी अच्छा बनाने के लिए, जीवंत का मतलब होता है हमारे जिससे हमारा जो मन है वो खुश हो जाता है स्वच्छ प्रेस किए हुए कपड़े, अच्छे कपड़े पहनने से। तो यानी कपड़े स्वच्छ उज्जवल चमकदार ताज़ा नवीन और जीवंत बना दे। तो वे सब पदार्थ किसके माध्यम से बनते हैं, तो वे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, शोधक पदार्थ कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे वस्त्र के ऊपर दाग धब्बे गंदगी सब लग जाती है, तो उनको साफ करने के लिए हम जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो वे पदार्थ ही हमारे क्या कहलाते हैं, शोधक पदार्थ कहलाते हैं। शोधक पदार्थों में दो प्रकार के पदार्थ आते हैं। एक तो आता है हमारा साबुन और दूसरा आता है हमारा अपमार्जक। तो साबुन का आपके सिलेबस में दे रखा है, वो साबुन दे रखा है कि साबुन क्या है, सबसे पहले किससे बनता है, इसका संगठन क्या है और इसकी निर्माण करने की विधि क्या है। तो ये सब आपके टॉपिक के अंदर है। अपमार्जक आपका दे नहीं रखा, जो आपका जिसको हम सर्फ कहते हैं, तो वो एक पेट्रोलियम पदार्थों का अवशेष होता है जिसके माध्यम से हमारा अपमार्जक तैयार होता है। तो दो प्रकार के शोधक पदार्थ होते हैं, एक हमारा साबुन है और एक हमारा अपमार्जक है। साथ में हम इसका पढ़ेंगे कि साबुन के प्रकार क्या है। तो साबुन दो प्रकार का होता है, एक कठोर साबुन और एक मृदु साबुन। तो दोनों प्रकार के साबुनों का हम अध्ययन करेंगे कि कठोर साबुन कैसा होता है और मृदु साबुन क्या होता है। दोनों में से अच्छा साबुन है वो कौन सा साबुन माना गया है और उनमें गुण क्या क्या है, ये सब आपको देखना है। साबुन निर्माण किन किन विधि से तैयार किया जाता है। तो साबुन निर्माण की भी हमारी दो विधियां हैं, एक तो हमारी गर्म विधि है और एक हमारी ठंडी विधि है। जो जिस विधि से हम साबुन निर्माण करते हैं वो दो तरीके हैं, एक गर्म विधि एक ठंडी विधि। तो हम इन विधियों को देखेंगे कि साबुन निर्माण की कौन सी ठंडी विधि है और कौन सी हमारी गर्म विधि है। अब हम साबुन के बारे में पढ़ते हैं कि साबुन होता क्या है, इसका मुख्य जो संगठन होता है वो क्या होता है। तो साबुन को हम क्या कहते हैं, वसीय अम्लों के लवणों को ही हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ये साबुन की परिभाषा है आपकी कि वसीय अम्लों के लवणों को ही हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। साबुन को अगर सूत्र के रूप में देखा जाए तो ये हमारा साबुन का क्या है, सूत्र है, क्षार प्लस वसा इजकल टू साबुन। हमने ये क्षार यूज़ किया है और साथ में हमने वसा यूज़ की है, तो इन दोनों का योग हमारा क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। तो साबुन के ऊपर ये प्रश्न पूछा गया है कि साबुन का संगठन क्या है या साबुन किसका योग है। तो क्षार प्लस वसा इन दोनों का योग, जिसमें हम क्या करते हैं, वसीय अम्लों का प्रयोग करते हैं। वसा आपको ज्ञान होना चाहिए कि दो प्रकार की वसा होती है हमारी। एक तो हमारी वसा होती है वो वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाली वसा होती है और दूसरी हमारी होती है जानत्व जगत से प्राप्त होने वाली वसा। जानत्व में हमारा घी तेल आ जाता है और वनस्पति में जानत्व में खाली घी आता है और वनस्पति के अंतर्गत हमारा तेल आता है। इसमें आपका सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, अरंडी का, महुए का, सूरजमुखी का, बिनोले का, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के साबुनों को निर्माण करने के लिए अलग अलग तेल या घी का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से
हम क्या बना सकते हैं, साबुन का निर्माण कर सकते हैं। अब ये क्षार वसा का हमने अध्ययन कर लिया। अब ये क्षार क्या है, आपने मार्केट में सुना होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी दो प्रकार से आता है मार्केट में। एक तो पट्टी के रूप में आता है जो पपड़ी के रूप में रहता है, और एक हमारा ये लिक्विड रूप में या दानेदार रूप में भी इनको देखा गया है मार्केट में। तो कोई सा भी तरीका हम अपने साबुन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो घरेलू स्तर पर साबुन बनाते हैं तो वो पपड़ी वाला जो कास्टिक सोडा होता है उसका यूज़ किया जाता है। इस पपड़ी वाले सोडे को इतना गर्म होता है, पपड़ी वाले सोडे को पानी में डाल के छोड़ना पड़ता है और उसके बाद हम साबुन है वो बनाते हैं। तो वो बनाने की प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले है ये स्टार्ट, जो कास्टिक सोडा यानी क्षार का सूत्र क्या है, NaOH। Na का मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो OH है, ये पूरा NaOH आपको याद रखना है। जो साबुन के अंदर हम क्षार का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, NaOH। ये सूत्र भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्षार इक्वल टू होता है NaOH, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। वसा आपकी दो प्रकार की होती है, और साबुन के अंदर क्या मिलाया जाता है, क्षार और वसा मिला दिया। इसके अलावा सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है जो कि 10 से 20% तक माना गया है। और सोप स्टोन, ये भी एक स्टोन के रूप में मार्केट में मिलता है और जिसको पाउडर के रूप में बना के फिर हमारी साबुन के अंदर डाला जाता है। ये सोप स्टोन है, 20 से 25% तक होता है। ये वजन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है साबुन के अंदर, और इसका कोई सफाई से कोई मकसद नहीं है इसी सोप स्टोन का। इसका 20 से 25% भाग है, ये खाली साबुन के अंदर वज़न बढ़ जाए और उनकी जो रेट है, साबुन की जो रेट है वो हमारी नॉर्मल रेट के अंतर्गत आ जाए, इसीलिए ये सोप स्टोन है वो इसके अंदर डाला जाता है। इसके अलावा स्टार्च डाला जाता है साबुन का 2 से 4%। ये स्टार्च आपका मैदा का भी हो सकता है, बेसन का भी यूज कर सकते हैं, या और भी कोई जैसे पाउडर है वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मेन ज़्यादातर मैदा और बेसन है, ये दो यूज़ किया जाता है, और बेसन वाला है वो ज़्यादा होता है क्योंकि बेसन है वो जैसे पहले के समय में देखा जाए तो जो अपमार्जक या शोधक पदार्थों का यूज़ था वो हम जो राख है हमारी कोयले से बनी हुई राख है उसको भी लोग क्या है अपमार्जक के रूप में या शोधक पदार्थों के रूप में यूज़ करते थे। बेसन को भी यूज़ किया जाता है, साथ में आपका रीठा, आंवला, सिकाकाई, ये सारे पदार्थ हैं, ये भी आपके क्या है इस शोधक पदार्थों के अंदर यूज़ किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। घरेलू तौर पर जैसे बहुत ज़्यादा महंगे शॉल वगैरह होते हैं तो आज भी कई लोग अपने गर्म कपड़ों को धोने के लिए रीठा और जो सिकाकाई है इनका यूज़ है अपने घरों के अंदर करते हैं गर्म कपड़ों को खासकर धोने के लिए। तो ये सब भी क्या है आपके ये शोधक पदार्थों की श्रेणी में माने जाते हैं। साथ में इसमें मोम भी डाला जाता है। मोम है वो स्वच्छता का गुण पैदा करने वाला होता है, इसीलिए साबुन के अंदर मोम का भी प्रयोग किया जाता है। साथ में रेजिन डाला जाता है जो कपड़े के अंदर पीलापन और चमकदार बनाने के लिए इनका रेजिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे वो पदार्थ है जो साबुन के अंदर हम डालकर और साबुन को तैयार करने के लिए मुख्य भूमिका इनकी मानी गई है। अब हम इन दोनों के ऊपर ध्यान देंगे कि मृदु साबुन क्या होता है और कठोर साबुन क्या होता है। दोनों में अगर पूछा जाए तो मृदु साबुन होता है वो हमारा अच्छा साबुन बताया गया है। कठोर साबुन में आपका जो समय शक्ति और ऊर्जा तीनों क्या है आपकी ज़्यादा लगती है, जबकि मृदु साबुन के अंदर आपका समय, शक्ति, सारी ऊर्जा है वो आपकी कम लगती है। तो व्यक्ति को मृदु साबुन का प्रयोग करने से थकान कम होती है और कठोर साबुन का प्रयोग करने से थकान ज़्यादा होती है। इसको घिसने में टाइम लगता है और खारे पानी के अंदर इसके झाग भी
नहीं बनते हैं। जबकि मृदु साबुन है वो मीठा पानी और खारा पानी दोनों के अंदर यूज़ किया जा सकता है। और हर व्यक्ति को समय, श्रम, शक्ति है इनका कम व्यय करना पड़ता है। तो इस हिसाब से मृदु साबुन और कठोर साबुन के अंदर हम अंतर कर सकते हैं। ये आपका कम उपयोग में लिया जाने वाला साबुन होता है, जबकि मृदु साबुन है आपका ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला साबुन होता है। ये दो विधियाँ हैं, गर्म विधि और ठंडी विधि। इन विधि का हम साबुन बनाने की प्रक्रिया के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो साबुन बनाते हैं वो प्रक्रिया ही आपकी गर्म विधि या ठंडी विधि की होती है। क्योंकि कास्टिक सोडा होता है वो आपका गर्म होता है, जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो बिल्कुल 100 डिग्री टेम्परेचर का हो जाता है पानी में डालने से ही, और पानी उबलने लगता है। अगर उसको हम तुरंत बनाएं साबुन, तो वो साबुन तो हमारा क्या कहलाता है, गर्म विधि वाला साबुन कहलाता है। अगर उसको हम 1 दिन तक भिगो के छोड़ दें और वो हमारा पूरा का पूरा ठंडा हो जाए और उसके बाद जो साबुन तैयार किया जाता है, तो वो साबुन हमारा ठंडी विधि से तैयार किया जाने वाला साबुन होता है। साबुन का हम संगठन देखेंगे कि किस तरीके से हम साबुन को बना सकते हैं। तो साबुन निर्माण की प्रक्रिया आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।